प्यारे बच्चों से प्रभात। प्यारे बच्चों, आज आपको हम जो हमारी कक्षा 12 के बोर्ड परीक्षार्थी हैं, गद्यांश पर आधारित MCQ आपको आज सॉल्व कराएंगे और निश्चित ही इसी गद्यांश से आपके सारे प्रश्न मैच करेंगे। वीडियो को स्किप नहीं करना है और वीडियो पर बने रहना है। मैं एक एक प्रश्न की आज विस्तृत व्याख्या आपको करता चलूंगा और वीडियो को जो है इस प्रकार से आप देखिएगा। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत तेल की समय सीमा है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न। मैंने अपनी इसको हैंडराइटिंग में ढूंढ करके बनाने की कोशिश की है ताकि प्यारे बच्चों आपको बिल्कुल परीक्षा में किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना करना न पड़े। यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से भारत तेल की समय सीमा, भारत तेल की समय सीमा जो है इनमें से क्या है? भारत तेल की जो समय सीमा है वह है 1850 से 1875। ठीक है, 1850 से 1875 भारतेंद्र की जो समय सीमा है वह है 1850 से 1875। बाकी क्वेश्चन 1900 से 1922 छायावाद का है, 1938 से 1947 रॉन्ग है और इनमें से कोई नहीं। दूसरा हमारा विकल्प है, भारतेंद्र को पुनर्जागरण का नामकरण दिया। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक एक प्रश्न को चुन करके रखा गया है। भारतेंद्र को पुनर्जागरण का नामकरण दिया, किसने दिया था? रामचंद्र शुक्ल ने दिया, या रामविलास शर्मा, या सुमन राजे, या डॉक्टर नगेंद्र। इसको दिया था किसने? डॉक्टर नगेंद्र ने। ध्यान दीजिएगा, इसको किसने दिया? डॉक्टर नगेंद्र ने दिया। कौन सा? भारतेंद्र को पुनर्जागरण का नामकरण। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, प्रश्नों की एक एक श्रृंखला मैंने ढूंढ करके इसको बनाया है। पहले बच्चों तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल स्किप मत करिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापक माने जाते हैं। नागरिक प्रचारणी जो सभा है, ठीक है, नागरिक प्रचारणी सभा की जो या इसके संस्थापक कौन माने जाते हैं? इसके संस्थापक माने जाते हैं हमारे बाबू श्याम सुंदर दास। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी तो बाद में इन्होंने संपादन का कार्य इनसे लिया था। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सबसे पहले जो इसका संपादन का कार्य संभाला था, इसको कौन संभाला था? श्याम सुंदर दास। तो इसमें हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा, श्याम सुंदर दास ने। ठीक है, और भारतेंद्र को पुनर्जागरण का नाम कर दिया डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र कौन है? जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास भी है। ठीक है, और बाकी महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, इनकी भी रचनाएं हैं। रस इनकी भी महावीर प्रसाद द्विवेदी की जो रचनाएं हैं वह भी इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का भी है, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। डॉक्टर हजारी प्रसाद जो हमारे प्रमुख गद्यकार माने जाते हैं, इनका जो है अशोक का फूल और निबंध इनके प्रमुख निबंध हैं। तो बच्चों, अगला हमारा प्रश्न है, भारतेंद्र को नवजागरण का नाम किसने दिया? भारतेंद्र को नवजागरण का नाम, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। भारतेंद्र को नवजागरण का नाम, मैंने प्रश्नों की एक एक श्रृंखला मैंने चुन करके आपके लिए रखा है। बिल्कुल सारे बच्चों वीडियो को स्किप मत करिएगा। अगर आप वीडियो को स्किप कर देते हैं तो फिर अपना माइंड भी स्किप कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने भारतेंद्र को नवजागरण का नाम किसने दिया? जो आपकी सीरीज बनी है ना क्वेश्चन बैंक, उनमें क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। भारतेंद्र को नवजागरण का नाम किसने दिया? इसको दिया था रामविलास शर्मा। किसने दिया? रामविलास शर्मा। इसको डॉक्टर भी हम लगा सकते हैं, डॉक्टर रामविलास शर्मा। ठीक है, बाकी डॉक्टर नगेंद्र, इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। मिश्र बंधु है। डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल है, इससे कोई मतलब नहीं है। खड़ी बोली का जनक माना गया है, खड़ी बोली का जनक। बच्चों वीडियो को इसकी मत करिए, इसको देखिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। खड़ी बोली का जनक किसे माना गया है? भारतेंद्र को माना गया है। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। प्रताप नारायण मिश्र इनके सहयोगी हैं, सरदार पूर्ण सिंह, जनेन्द्र कुमार। ठीक है, ये दो कहानीकार हैं, ये भी इनके सहयोगी हैं। तो खड़ी बोली का जनक किसको माना गया है? भारतेंद्र को माना गया है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारतेंद्र की विशेषता को व्यक्त करता है? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। आंतरिकता, रहस्यवादिता, आंतरिकता, रहस्यवादिता और मानव अथवा प्रकृति का सूक्ष्म चित्रण। प्यारे बच्चे, ये तीनों विशेषताएं छायावाद की हैं, ध्यान दीजिएगा। आंतरिकता, रहस्यवादिता, मानव अथवा प्रकृति की सूक्ष्म चित्रण, ये तीनों विशेषताएं का, खा और घा, तीनों विशेषताएं छायावाद की हैं। जो इसकी विशेषता है वो ये है, किसकी? भारतेंदु की विशेषता है ये, देशभक्ति की भावना का विकास। इसको प्यारे बच्चों मैंने ढूंढ करके चुन करके अपने कलम से रखा है ताकि आपकी परीक्षा में काम आए। क्योंकि प्यारे बच्चों, गद्य से 5 अंक और पद्य से 5 अंक अलग अलग पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप अगर वीडियो पर बने रहेंगे तो आज आपका इनसे कल्याण हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला हमारा 7वां क्वेश्चन है, आधुनिक काल को गद्यकाल के नाम से किसने अभिहित किया? ध्यान दीजिए, मैंने प्रश्नों को इस प्रकार से तारतम्यता के साथ बनाया, सिर्फ भारतीय से बनाया है। आधुनिक काल को गद्यकाल के नाम से किसने अभिहित किया है? ये डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, आधुनिक काल को गद्यकाल के नाम से किसने अभिहित किया? रामचंद्र शुक्ल। महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया, डॉक्टर श्याम सुंदर दास।
और गुलाब राय से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हिंदी गद्य का प्रारंभिक लेखक माना गया। हिंदी गद्य का प्रारंभिक लेखक, ध्यान दीजिएगा, हिंदी गद्य का प्रारंभिक लेखक लल्लू लाल को माना गया है। अरे बच्चों, इन्होंने क्या लिखा है? प्रेम सागर लिखा है। योगी हरि प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु, ये सब भारतेंदु के सहयोगी हैं। लेकिन जो हिंदी गद्य का प्रारंभिक लेखक, ठीक है, लल्लू लाल, जो कि पोर्ट विलियम कॉलेज में भी ये सदस्य थे। लल्लू लाल जो थे, जो हमारा फोर्ट विलियम कॉलेज था, जो कि हमारा संस्कृत और फारसी भाषाओं का जो कि उद्बोधन करता था, मतलब उसकी व्याख्या करता था, वो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी कलकत्ता में। अरे बच्चे ध्यान दीजिएगा। तो हिंदी गद्य का प्रारंभिक किसको माना गया है? लल्लू लाल को। लल्लू लाल को माना गया है। लल्लू लाल जो है फोर्ट विलियम कॉलेज के सदस्य भी रह चुके हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से राम प्रसाद निरंजनी की रचना मानी गई है। राम प्रसाद निरंजनी, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, इसको मैं लाइन कर दे रहा हूँ। ये राम प्रसाद निरंजनी है, इनकी रचना कौन सी है प्यारे बच्चों? कौन सी है? भाषा योग वशिष्ठ, ये है। ठीक है, बाकी प्रेम सागर किसका है? लल्लू लाल का है। वर्ण रत्नाकर है, आदिकाल की रचना है। नाच की उपाख्यान किसका है? ये नाच की उपाख्यान है इंशाल्लाह खां का। ठीक है, इस प्रकार से मैं प्रश्नों का आपको सोल्यूशन भी देता चल रहा हूँ। और हमारा अगला प्रश्न है, बिल्कुल बने रहिएगा। अगर आप वीडियो को स्किप कर देंगे तो फिर भाई समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि स्किप करना तो आपकी बात है। अगर देखिए तो अच्छे से देखिए, नहीं तो फिर मत देखिए भाई। बीच में वीडियो को स्किप मत करें, समझ नहीं पाओगे प्यारे बच्चों। अगला हमारा प्रश्न है, वर्तमान युग में हिंदी गद्य का तात्पर्य निम्न में से होगा। कितना बेहतरीन प्रश्न मैंने अपने आप से बनाया। वर्तमान युग में हिंदी गद्य का तात्पर्य निम्न में से होगा, क्या होगा? खड़ी बोली होगा, ये वाला। अब तो खड़ी बोली ही बोली जा रही है चारों तरफ, ब्रजभाषा, मैथिली और राजस्थानी नहीं है। खड़ी बोली गद्य की सर्वप्रथम रचना निम्न में से है। खड़ी बोली गद्य की सर्वप्रथम रचना कौन सी है? गोरा बादल की कथा है, ये वाली रचना। ठीक है, परीक्षा गुरु किसका है? किशोर गोस्वामी का। इंदुमती किसका है? ये भी उनका है। इंदुमती है, शायद ये भी याद नहीं आ रहा है। परीक्षा गुरु तो गोस्वामी का है। और ये गोरा बादल की कथा जो है, खड़ी बोली गद्य की सर्वप्रथम रचना निम्नलिखित में से है गोरा बादल की कथा। ठीक है, निम्नलिखित में से मंडल कवि के अंतर्गत नहीं है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है। देखिए मैंने इसको किस प्रकार से कठिन प्रश्नों में इसको जोड़ा है प्यारे बच्चों। निम्नलिखित में से मंडल कवि के अंतर्गत नहीं है। यहाँ पर इसको पहले अंडरलाइन कर लीजिएगा, नहीं है। कौन नहीं है भैया? ये महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद और दिनकर, तीनों लोग नहीं है कौन? राधाचरण गोस्वामी। और ये मंडल कवि, ये 9 कवि हैं। 9 कवियों को प्यारे बच्चों नोट कर लीजिएगा। ये 9 कवि हैं मंडल कवि के। ठीक है, कौन कौन है? राधाचरण गोस्वामी, जो यहाँ पर दिया गया है, और भारतेंदु है, प्रेमघन है, प्रताप नारायण मिश्र है, जगमोहन है, मिकादत्त व्यास है, राधाचरण दास है, नवनीत लाल चतुर्वेदी और बालकृष्ण भट्ट। ये 9 लोग भैया, ये 9 लोग जो है ये मंडल कवि हैं। और 9 में से पूछेगा निम्नलिखित में से कौन मंडल कवि में शामिल नहीं है, तो फिर आपको इन 9 लोगों को ध्यान में रखना है। अब हम चलते हैं अगले पेज पर। ठीक है, अगला पेज हमारा है, यहाँ से आपको हम बताते हैं। बहुत ही प्रश्नों की ऐसी मैंने श्रृंखला आपको बनाई है कि आप बिल्कुल भी, आप जो आप क्वेश्चन बैंक पढ़ रहे हैं 90 रुपए का, 70 रुपए का, वहाँ भी आपको ये प्रश्न प्यारे बच्चों नहीं मिलेंगे। मैंने जिस प्रकार से इन प्रश्नों को ढूंढ करके आपके लिए तैयार किया है। चलो आते हैं। द्विवेदी युग की समय सीमा मानी गई है। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, द्विवेदी युग की समय सीमा 1900 से 1918। कुछ किताबों में आपको 1900 से 1922 भी मिलेगा, लेकिन ये बच्चन सिंह का है। ये बच्चन सिंह की किताब में मैंने इसको लिया है। और कुछ किताबों में आपको 1900 से 1922 भी मिलेगा, ध्यान देना। तो वहाँ कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ में हिंदी में कुछ ना कुछ 1-2 साल का अंतर होता है प्यारे बच्चों। नियर अबाउट 1900 से 1918 है। कौन? द्विवेदी युग की समय सीमा। द्विवेदी युग को जागरण काल, द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल की उपमा किसने प्रदान की? द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल की उपमा किसने प्रदान की? डॉक्टर नगेंद्र ने। ये ध्यान देना, यहाँ से ध्यान देना। ठीक है, बाकी रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। बच्चन सिंह ने इनका दूसरा साहित्य इतिहास है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास उन्होंने लिखा है। और प्रताप नारायण मिश्र ने, ये जो भारतेंदु के सहयोगी माने जाते हैं। तो द्विवेदी युग को जागरण सुधार या फिर जागरण काल की उपमा किसने प्रदान की? डॉक्टर नगेंद्र ने। ठीक है, सर्वप्रथम आचार्य की उपाधि किस साहित्यकार को मिली थी? सर्वप्रथम आचार्य की उपाधि सबसे पहले मिली थी किसको? महावीर प्रसाद द्विवेदी को। इन लोगों को नहीं मिली थी। सबसे पहले किसको मिली थी? महावीर प्रसाद द्विवेदी को। हिंदवी का दूसरा नाम भाखा भी माना गया। बहुत बेहतरीन प्रश्न है प्यारे बच्चों। ये तो तुम्हारे क्वेश्चन बैंक वाले की क्षमता नहीं है किसको बना दे, वो ढूंढ के ही नहीं पाएंगे। हिंदवी, हिंद से हिंदवी बनी है। ठीक है, अमीर खुसरो ने इसका सबसे पहले प्रयोग किया। ध्यान दे प्यारे बच्चों, हिंदवी शब्द का सबसे पहले प्रयोग अमीर खुसरो ने किया था। कब किया था? 14वीं शताब्दी में। उनकी क्षमता नहीं है क्वेश्चन बैंक वालों की बना दे इस प्रकार के प्रश्नों को, प्यारे बच्चों की ताकत नहीं है। हिंदवी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? अमीर खुसरो ने। कब किया था? 14वीं सदी में। तो हिंदवी का दूसरा नाम भाखा भी है, भाखा। इसको ध्यान दीजिएगा। इसको किसने कहा? बच्चन सिंह ने। ठीक है, बच्चन सिंह ने क्या लिखा है? हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास लिखा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी लिखा है हिंदी साहित्य का इतिहास 1929। अगला हमारा प्रश्न है, कौन? नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना निम्न में से
कहाँ हुई थी? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न। ठीक है, चलते हैं। प्यारे बच्चों, इसकी मत करिएगा। जो भी बच्चे हमारे देखने वाले हैं, बिल्कुल प्रश्नों की अच्छी श्रृंखला में आपको हर दिन आपको 25 क्वेश्चन की श्रृंखला देता रहूंगा प्यारे बच्चों। लेकिन वीडियो को स्किप नहीं करना। अगर आप स्किप करेंगे अपना माइंड भी स्किप कर लेंगे, क्योंकि हिंदी है, हिंदी को ऐसे हल्के में मत लीजिए। ठीक है, जो लोग हल्के में लेते हैं वो हल्के हो भी जाते हैं। नागरिक जांच सभा की स्थापना से किसने कहाँ हुई थी? काशी में हुई थी। काशी कहाँ है? बनारस में है। ठीक है, और यहाँ नहीं हुई थी, लखनऊ, इलाहाबाद, जबलपुर। ज्ञान राष्ट्रीय संचित कोष का नाम साहित्य किसने कहा था? नंदुलारे वाजपेयी। अगर नंदुलारे वाजपेयी ऑप्शन में नाम ले तो किसको लगाओगे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल को लगा देना। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ज्ञान राष्ट्र के संचित कोष का नाम साहित्य है। ज्ञान राष्ट्र के संचित कोष का नाम, ये लाइन को ध्यान दीजिए। ज्ञान राष्ट्र के संचित कोष का नाम साहित्य है। किसने कहा? नंदुलारे वाजपेयी। अगर नंदुलारे वाजपेयी ऑप्शन में नहीं रहता है, अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं तो उनको आप लगा सकते हैं, बिल्कुल राइट माना जाएगा। निम्नलिखित कौन द्विवेदी के लेखक नहीं है? यहाँ इसको पहले अंडरलाइन कर लेना मेरे भाई। जो भी मेरी भाई बहन देख रहे हैं, पहले इसको नहीं तो यहाँ कंफ्यूज हो जाओगे। निम्नलिखित में से कौन द्विवेदी के लेखक नहीं है? द्विवेदी के लेखक कौन नहीं है भैया? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी 21 के लेखक माने गए हैं। ये भी छायावाद के हैं। बाकी श्याम सुंदर दास, सरदार पूर्ण सिंह और बाल मुकुंद ये द्विवेदी के लेखक माने गए। हजारी प्रसाद नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये हजारी प्रसाद है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में आलोचना के क्षेत्र में योगदान किसका है? हिंदी साहित्य के आलोचना के क्षेत्र में आलोचना सबसे ज्यादा भैया किया है रामचंद्र शुक्ल ने। ये भैया सफल आलोचक माने जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के सफल आलोचक। अपने दिमाग में गांठ मार लीजिए मेरे काका लोगों, हैं, जो भी हमारे भाई बहन या जो भी हमारे साथी सहयोगी देख रहे हैं, अगर आप हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं तो हिंदी साहित्य में सफल आलोचक कौन माने जाते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, गंगा लहरी के रचनाकार माने गए हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मैंने इसको मेहनत करके बनाया है आपके लिए। ठीक है, नहीं तो वैसे कहीं से फोटो खींच के मैं आपको दिखा देता, ऐसा काम मैंने नहीं किया है। इसको मैंने लिखा है 1.5 घंटे और उसके बाद मैं आपको इसको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी कर देना अगर आपको अच्छा लगे तो, ना लगे तो मत करना भाई। ठीक है। गंगा लहरी के रचनाकार माने गए हैं। गंगा लहरी किसका है भैया? महावीर प्रसाद द्विवेदी का। बहुत बेहतरीन प्रश्न है आपके लिए। गंगा लहरी के रचनाकार माने गए हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। तीनों लोग नहीं है। छायावाद का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? मुकुटधर पांडे। ये तुम्हारे क्वेश्चन बैंक की क्षमता नहीं किस प्रश्न को उठा के डाल दे। ठीक है, छायावाद का पहला प्रयोग है, छायावाद है। छायावाद का पहला प्रयोग किसने किया था? मुकुटधर पांडे। ठीक है, और अगला है छायावाद को रहस्यवादिता था प्रतिबिंब प्रतिबिंबवाद किसने कहा? ऐसे मैंने लाइन को आपके लिए ढूंढा है ना, ये क्लिष्ट वर्तनी में आते हैं, क्लिष्ट शब्दों में आते हैं। ये बहुत सारे यूट्यूबर हैं, उनको पता ही नहीं होगा, वो बोल ही नहीं पाएंगे। छायावाद को रहस्यवाद तथा प्रतिबिंबवाद किसने कहा? भैया इसको किसने कहा? जानते हो किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। छायावाद को रहस्यवाद तथा प्रतिबिंबवाद किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। यहाँ पर जगह कम है इसलिए मैंने आचार्य नहीं लिखा। जब भी बोलना आचार्य रामचंद्र शुक्ल बोलूंगा, सम्मान के साथ बोलना, बेइज्जती मत करना भाई। ठीक है, अगला है छायावाद की विशेषता नहीं है। पहले इसको अंडरलाइन कर देना, छायावाद की विशेषता नहीं है। तो आंतरिकता तो भैया है, राष्ट्रवादिता भी है, ये देखो राष्ट्रवादिता यहाँ मिला, और छाया ये स्वातंत्र ये भी है। कौन है? रस का प्रयोग। रस का प्रयोग छायावाद में नहीं हुआ था। ठीक है, छायावाद में क्या क्या विशेषता है? आंतरिकता है। ये छायावाद की विशेषता है आंतरिकता, रहस्यवादिता और स्वातंत्र। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? छायावाद की विशेषता नहीं है रस का प्रयोग या फिर अलंकार का प्रयोग। ठीक है, इसको आप दिखा सकते हैं। बस पहुंचने वाले हैं, 25 क्वेश्चन हो गए। 25 में से 2 क्वेश्चन आपके राइट हैं, कहीं से उठा के देख लेना, पेपर हो जाए तो मिला लेना। छायावाद शब्द है, कैसा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है। छायावाद कैसा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है, छायावाद। ठीक है, और अगला है छायावाद की शुरुआत झरना 1918 से तथा पंत के युगांत 1936 से मानी जाती है। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से ये हमारे 25 प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त होती है। अगर इन 25 प्रश्नों को आप करने में कंठस्थ करने, क्योंकि बार बार आपको रिवीजन करना पड़ेगा, रिवीजन करते रहोगे तो यह प्रश्न आपकी इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन गद्य साहित्य के इतिहास में आपके बिल्कुल आ चुके हैं। इसको दिल दिमाग में बैठा लीजिए और बार बार इसको रिपीट करते लिए रहिए। मेरे बाबू लोगों, मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगे सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मेरी अगली वीडियो आपको फिर तुरंत मिलती रहे।